हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सब समय घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 26 और 27 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इस वीडियो क्लास में हम लोग राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, खेल, विज्ञान, परिदृश्य, नियुक्तियां, योजना, आयोजन तथा जो विविध होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी अपनी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं 26 और 27 जून 2026 को जो रही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन बिंदुओं को एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है, यहाँ पर देखा जाए एमएसएमई दिवस 2026 के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए एमएसएमई दिवस 2026 उद्यमी भारत कार्यक्रम चर्चा करते हैं। 27 जून 2026 को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एमएसएमई दिवस 2026 उद्यम भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आयोजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि एमएसएमई दिवस 2026 उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। चर्चा की जाए तो कार्यक्रम में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितिन राम मांझी तथा राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर देखा जाए एमएसएमई मंत्रालय की ने नई पीढ़ी की डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने की घोषणा की। इसी दौरान यहाँ पर चर्चा की जाए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का जो दर्जा था यहाँ पर अनुसूची बी में पहले ये था, अब इसको अनुसूची ए में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम का दर्जा भी दिया गया इसी दौरान। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम था, अब देखा जाए ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत देखा जाए अनुसूची ए के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत ने 2026 में ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित की। ठीक है, देखा जाए तो ब्रिक्स के तहत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ब्रिक्स के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं उनमें देखा जाए अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जा रही है। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं। भारत ने 2026 में ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। कहां पर हुआ है ये ऊर्जा मंत्रियों की बैठक? ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, देखते हैं 25 जून 2026 को गुरुग्राम, हरियाणा में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसका थीम क्या था? स्थिति में दृढ़ता से उभरने, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता के लिए निर्माण। ठीक है, स्थिति में दृढ़ता से उभरने, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता के लिए निर्माण इसका थीम था। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच और समानता तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के सहयोग के 3 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में अपनाया गया। यहाँ पर देखा जाए भारत में स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया तथा 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की संयुक्त विज्ञप्ति भी अपनाई गई। देखा जाए तो बैठक में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। ठीक है, यानी कि ये जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी, यहाँ पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, साथ ही साथ में देखा जाए जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है और एनडीबी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृति रत्न भंडार भवाइयार इतिवृत्तो, ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है। ठीक है, और पुस्तक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर देखा जाए आपसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, लोअर पीसीएस, ये जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं इनमें एक सवाल पुस्तक से जरूर रहता है। यानी कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होती है ना, महत्वपूर्ण पुस्तक, उन महत्वपूर्ण पुस्तकों से एक सवाल फिक्स रहता है, हर बार पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो अब वो पुस्तकें कैसी हो सकती है? जैसे कुछ ऐतिहासिक पुस्तक हो गई, ऐतिहासिक पुस्तकों से सवाल पूछ लिया गया। अन्यथा जो करंट में चर्चा में रही प्रमुख जो विमोचित पुस्तकें हैं उनसे संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए और उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचित की गई पुस्तक तो आपकी परीक्षा के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखते हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में संस्कृत रत्न भंडार भवैयार इति बिल्टो पुस्तक का विमोचन किया है। देखा जाए तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जयंत कुमार राय और संगीता राय। ठीक है, तो डॉक्टर जयंत कुमार राय और संगीता राय के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है संस्कृति रत्न भंडार भवैयार इतिवृत्तो। ठीक है, जो भवैया लोक परंपरा एवं उसके ऐतिहासिक विकास पर आधारित है। ये किताब जो है ये भवैया लोक परंपरा जो है उसी पर आधारित है। यहाँ पर चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कोच राजवंशी समुदाय
कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए लेखकों और जो प्रकाशक हैं उनके प्रयासों की सराहना की है। देखा जाए तो यह पुस्तक भारत की लोक संस्कृति, लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है? 61 यूनिकॉर्न के साथ भारत चौथे स्थान पर। यहां पर देखा जाए जो हुरून के द्वारा लिस्ट निकाली जाती है, इंडेक्स निकाला जाता है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 है, इसके अनुसार 61 यूनिकॉर्न के साथ भारत वैश्विक स्तर पर देखा जाए चौथे स्थान पर है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, बेंगलुरु 25 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न है वो बेंगलुरु बेस्ड है। ठीक है, जबकि मुंबई 13 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है, यानी कि मुंबई की 13 कंपनियां ऐसी हैं जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जा चुका है। और भारत में टोटल यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? 61। ठीक है, बात करते हैं भारतीय उद्यमियों ने विश्व भर में 217 यूनिकॉर्न की स्थापना में योगदान दिया है, जिनमें 156 यूनिकॉर्न भारत के बाहर स्थापित है। यानी कि 217 यूनिकॉर्न देखा जाए पूरे विश्व भर में जो स्थापित है उनमें भारतीयों का योगदान है, भारतीयों का स्टैक है, जिनमें से 156 यूनिकॉर्न ऐसे हैं जो भारत से बाहर है, भारत से बाहर भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और फिनटेक वैश्विक यूनिकॉर्न पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं तथा अमेरिका के बारे में बात की जाए, अमेरिका 806 यूनिकॉर्न के साथ विश्व में पहले स्थान पर है। यानी कि देखा जाए जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 जारी किया गया हुरून के द्वारा, और ये हुरून जो है ये रिच लिस्ट भी निकालती है और विभिन्न प्रकार के देखा जाए तो इंडेक्स निकाले जाते हैं, और उसी के द्वारा इंडेक्स निकाला गया। यहां पर देखा जाए कहां 61 और कहां 806। ठीक है, 806। भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 61 है, अमेरिका में 806 यूनिकॉर्न है। अमेरिका जो यूएसए है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत का दबदबा। चर्चा करें, ISSF विश्व कप जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य के साथ 7, 8, 9, ये पॉइंट याद रखिएगा, 7, 8 और 9। 7 क्या है? 7 स्वर्ण है, 8 रजत है और 9 कांस्य पदक के साथ कुल 24 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। यानी कि देखा जाए जो ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप था, इसमें भारत किस स्थान पर रहा पदक तालिका में? तो पदक तालिका में भारत का स्थान पहला था। भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 24 पदक जीते। स्वर्ण कितने जीते हैं? 7 जीते हैं, 8 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि शॉटगन स्पर्धा में कोई पदक नहीं जीत सका। यानी कि जो शॉटगन हुआ था उसमें देखा जाए भारत ने कोई पदक हासिल नहीं किया है। चर्चा करें, सजल कांबले, समीर प्रीतम केंद्रे ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के प्रदर्शन को और मजबूती प्रदान की। यहां पर देखा जाए शिव नरवाल, प्राची गायकवाड़, अवनी राठौड़ सहित कई भारतीय निशानेबाजों ने रजत और कांस्य पदक जीतकर भारत को शीर्ष स्थान दिलाने में योगदान दिया। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए वेनेजुएला में मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। यहां पर देखा जाए जो अमिस्ताद, अमिस्ताद का मतलब क्या होता है? अमिस्ताद का मतलब होता है, तात्पर्य होता है दोस्ती। क्या होता है? दोस्ती। अमिस्ताद का मतलब क्या होता है? दोस्ती होता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद, यहां पर देखा जाए वेनेजुएला जो था यहां पर 2 भूकंप आए। एक तो आया 7.2 मैग्नीट्यूड का और दूसरा आया 7.5 मैग्नीट्यूड का। ठीक, 10,000 लोग तो मारे गए, ठीक है, और 50,000 लोग मिसिंग हैं। 50,000 लोग मिसिंग बताए गए हैं। अब ये 50,000 जो मिसिंग है ऐसा नहीं गायब हो गए, वो मलबों के नीचे दबे होंगे। ठीक है, उनमें से कुछ तो देखा जाए कुछ का देहांत हो जाएगा और कुछ दबे दबे वहां पर देखा जाए जब बाद में निकाले जाएंगे तो उससे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर 50,000 लोग अभी तक मिसिंग बताए गए जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक। ठीक है, और देखा जाए जो वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आया था, इसके बाद मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभियान ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया गया भारत के द्वारा। इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के द्वारा 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर 41 सदस्यीय बचाव दल भेजा, जो वेनेजुएला है वहां पर भारत ने भेजा है। देखा जाए तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो भूकंप प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता, राहत सामग्री तथा बचाव सहयोग उपलब्ध कराना है। भूकंप में 920 लोगों की मृत्यु, ठीक, तथा 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि भारत ने वैश्विक मानवीय सहयोग की पहल की है। ठीक है, जिसके बाद देखा जाए, और यहाँ पर ये जो शुरुआती आंकड़ा, ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है ना, ये शुरुआती आंकड़ा है। और जब फर्स्ट भूकंप आया तो उसके बाद देखा जाए
अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तब का आंकड़ा बता रहा हूँ कि 10,000 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है और 50,000 लोगों के मिसिंग की खबर आ चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे अमेरिका में स्थापित करेगा पहला विदेशी उप कैंपस। यहां पर देखा जाए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने अमेरिका में अपना पहला विदेशी उप कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टबरी के सहयोग से विकसित होगा। देखा जाए तो इस उप कैंपस में वर्ष 2027 से प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा तथा भविष्य में पूर्ण डिग्री कार्यक्रम भी संचालित की जाएगी। देखा जाए तो संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत विकास और स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में शिक्षा तथा अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यहाँ पर बात करें तो उप कैंपस के पाठ्यक्रम में प्रवेश जेईई एडवांस के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि अलग प्रवेश प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी। यानी कि देखा जाए जो आईआईटी बॉम्बे या जो अन्य आईआईटी होते हैं वहां पर जेईई एडवांस के माध्यम से देखा जाए जो कैंपस एडमिशन होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो उप कैंपस स्थापित किए जाएंगे अमेरिका में, ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस के माध्यम से आप वहां पर एडमिशन ले सकेंगे। यहाँ पर देखा जाए उसके लिए एक अलग प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। बिहार में बनेगा तिरुपति बाला मंदिर। यहाँ पर देखा जाए तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर। यहाँ पर ये जो तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर है, देखा जाए तो मुख्य मंदिर कहाँ पर है, या आंध्र प्रदेश में, तिरुमाला की पहाड़ियों पर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और इसका एक मंदिर परिसर बनाया जाएगा बिहार में। देखा जाए तो बिहार सरकार ने पटना जिले के मोकामा में तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर निर्माण हेतु 10.11 एकड़ भूमि 10.11 एकड़ भूमि 99 वर्षों की लीज पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ठीक है, जो ट्रस्ट है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, इसको देखा जाए ₹1 के टोकन मूल्य पर देने को मंजूरी प्रदान की है। यानी कि बिहार के मोकामा में, मोकामा कहां पड़ता है, पटना में है, 99 वर्षों की लीज पर देखा जाए 10.11 एकड़ की भूमि लीज पर दी गई है, जिसका टोकन मूल्य ₹1 निर्धारित किया गया है। यहां पर बात करें तो यह परियोजना मोकामा के प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बात करें तो भूमि आवंटन के लिए बिहार खास महल नीति 2011 की कुछ प्रावधानों में शिथिलता प्रदान की गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जिसके अंतर्गत समझौते ज्ञापन के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई है। बात करें तो परियोजना से धार्मिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार, आर्थिक गतिविधियां तथा श्रद्धालुओं के लिए सुविधा की वृद्धि भी होने की उम्मीद जताई गई है। तो याद रखिएगा, हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है, या फिर बिहार के किस जिले में तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर स्थापित किया जाएगा, तो किस जिले में, पटना जिले में। ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं आपकी 72वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है 26 जुलाई को, और इस दृष्टिकोण से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑपरेशन हॉक आई, यहां पर देखा जाए ऑपरेशन हॉक आई से अभेद्य होगी अमरनाथ यात्रा। ठीक है, बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जुलाई से लेकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाली 57 दिवसीय अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन हाई ऑक शुरू किया है। ठीक, परीक्षा में पूछ सकता है कि अमरनाथ यात्रा, चूंकि आज से 4-5 साल पहले देखा जाए अमरनाथ यात्रियों पर, ठीक है, जब 4-5 साल पहले, क्या आई थिंक मुझे लगता है 8 साल पहले अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो आतंकवादियों के द्वारा देखा जाए तो जो अमरनाथ यात्री थे उनके ऊपर अटैक किया गया था। उसके बाद से क्या होता है, हर साल जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या फिर सेना, उसके द्वारा देखा जाए तो एक ऑपरेशन चलाया जाता है सुरक्षा के लिए। तो इस बार कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन हॉक आई। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 3 जुलाई से 28 जुलाई तक ये यात्रा होगी, और इसी दौरान 57 दिवसीय यात्रा के दौरान ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया है। चर्चा करें इस अभियान के तहत ड्रोन, 416 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी की जाएगी। बात की जाए संवेदनशील क्षेत्रों में 28 मचान मोर्चे तथा 22 विशेष प्रशिक्षित स्नाइपर टीमें तैनात की गई हैं, जिससे किसी भी सुरक्षा चुनौतियों की त्वरित जवाब दिया जा सके। बात करते हैं तो इस तकनीकी आधारित सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य संभावित खतरों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके द्वारा ऑपरेशन हॉक आई स्टार्ट किया गया है। आगे हम बात करें, वायुसेना की बढ़ेगी निगरानी ताकत, नेत्र को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बात करें यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा विकसित स्वदेशी नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जो है, इसको अंतिम परिचालन मंजूरी प्राप्त हो गई है। देखा जाए तो यह प्रणाली रियल टाइम में हवाई, समुद्री और शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन की निगरानी कर
समय रहते चेतावनी और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराती है। बात की जाए तो नेत्र में रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सुरक्षित संचार तथा आत्मरक्षा उपकरण सहित उन्नत निगरानी प्रणालियों का समावेश किया गया है। यह उपलब्धि से भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी, कमान नियंत्रण क्षमता मजबूत होगी और रक्षा क्षेत्र में देखा जाए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, और ये जो नेत्र प्रणाली है किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो भारतीय सेना की जो नेत्र प्रणाली है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका विकास किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और डीआरडीओ आप जानते ही हैं, अभी तक यूपीपीसीएस में क्या होता था? यूपीपीसीएस इसरो पर फोकस करता था, इसरो की उपलब्धियां बताइए। लेकिन 2024 यूपीपीसीएस जो मेंस का पेपर हुआ, जीएस पेपर 3, ठीक है, जीएस 3, उसमें डीआरडीओ की पूछ लिया, डीआरडीओ की उपलब्धियां गिनाई है। इसरो का रहता था तो चंद्रयान से लेकर आर्यभट्ट सारी चीजें आपने गिना दी। अब डीआरडीओ का पूछ लिया, ठीक है, और इससे निबंध में अगर आपसे पूछ लिया, अगर अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं, अगर वहीं पर रक्षा क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स वहां पर आपको मेंशन करने होंगे। डीआरडीओ का तो मेंशन करेंगे और डीआरडीओ की जो उपलब्धियां हैं उनको भी आपको वहां पर गिनाने होंगे आंसर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ए.आर. रहमान को वाशिंगटन में मिला अकादमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड। यहां पर देखा जाए ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को वाशिंगटन में अकादमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रसिद्ध फिल्मकार पीटर जैक्सन ने उन्हें गोल्ड प्लेट पुरस्कार प्रदान किया है। देखा जाए तो अकादमी ऑफ अचीवमेंट कला, विज्ञान, व्यवसाय और लोक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने वाला गैर लाभकारी संगठन है। यहाँ पर देखा जाए ए.आर. रहमान को फिल्म जय हो के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुके हैं। उन्होंने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में 3 दशक से अधिक समय पर महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। आगे बात करते हैं। महेश दीक्षित बने नए इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ। यहाँ पर देखा जाए जो आईबी चीफ है वो कौन बन गए? महेश दीक्षित बन गए। 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने तपन कुमार डेका का स्थान लिया है। ठीक है, जो 30 जून 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी कि 30 जून 2026 को तपन डेका का जब कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद ऑफिशियली महेश कुमार दीक्षित जो है ये पदभार संभाल लेंगे आईबी चीफ का। देखा जाए तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने महेश दीक्षित को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है तथा सेवा विस्तार भी प्रदान किया है। यहाँ पर देखा जाए महेश दीक्षित ने जम्मू कश्मीर, नागालैंड और बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। साथ ही साथ अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और खुफिया अभियानों का नेतृत्व भी किया था और अब इनको देखा जाए आईबी चीफ का पदभार दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इबोला स्क्रीनिंग हेतु एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है निम्नलिखित में से किस डिजीज की पहचान के लिए स्टार्ट किया गया है? इबोला स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, देखा जाए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो इबोला प्रकोप है, इबोला प्रकोप के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूती प्रदान करने के लिए यह पोर्टल एयर सुविधा लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 मई 2026 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में इबोला प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया था। चर्चा की जाए तो इस पोर्टल पर यात्रियों को आवागमन के 24 घंटे पूर्व अनिवार्य स्वास्थ्य घोषणा प्रपत्र भरना होगा। देखा जाए तो घोषणा प्रपत्र में 21 दिन की यात्रा विवरण, साथ ही साथ संक्रमण संपर्क लक्षणों की जानकारी देनी होगी, जिससे इमिग्रेशन से पहले स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए जो इमिग्रेशन से पहले स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एयर सुविधा 2.0। और किसकी स्क्रीनिंग की जाएगी इसके तहत? इबोला की स्क्रीनिंग की जाएगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। लखनऊ में स्थापित होगा क्लीन प्लांट सेंटर। क्लीन प्लांट सेंटर, देखा जाए लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। यहां पर बात करें तो इस केंद्र के माध्यम से किसानों को गुणवत्ता युक्त रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कृषि उत्पादकता और फसल गुणवत्ता में वृद्धि होगी। यहाँ पर बात करें बैठक में मृदा परीक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री बीमा योजना के विस्तार तथा जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। अल्नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए फसल प्रबंधन, आकस्मिक तैयारी और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि बीबीजी रामजी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी बल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा ये जो क्लीन प्लांट सेंटर
स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके यूपी स्पेशल के करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ देखा जाए तो ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कृषि और बागवानी से संबंधित सवाल आपके जीएस पेपर 6 में पूछे जाते हैं उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 6 के लिए, और यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर 26 और 27 जून के। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? एमएसएमई दिवस 2026 उद्यमी भारत कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? नरेंद्र मोदी, जितिन राम मांझी, सीपी राधाकृष्णन या शोभा करंदलाजे? आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अनुसार 61 यूनिकॉर्न के साथ भारत का वैश्विक स्थान क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या गुरुग्राम? क्वेश्चन नंबर 4 है, वेनेजुएला में भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए मानवीय सहायता अभियानों का नाम क्या है? ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन अमिस्ताद या फिर ऑपरेशन सहयोग? ठीक है, तो यहां पर यह सवाल है चौथा। आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जिसे अंतिम परिचालन मंजूरी मिली है उसका नाम क्या है? आकाश, तेजस, गरुड़ या नेत्र? ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक है, क्योंकि जो एक बार आप प्रश्नों का उत्तर लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। और इस क्लास की क्लास पीडीएफ और पीपीटी आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आज संडे है और संडे को ऑफिस रहता है ऑफ। और ये क्लास क्योंकि कल क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी तो ऑफिस खुलवा के क्लास रिकॉर्ड की गई है और कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।